केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हम लोग इसमें पढ़ रहे थे पीरियोडिक ट्रेंड और पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसमें से एक 7th प्रॉपर्टी हमारी रहती थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। और इसके साथ साथ हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वो पहले पढ़ लेंगे। ये वाला जो टॉपिक है हमारा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर से ही शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे जो कि और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वैसे जो प्रॉपर्टी है ये शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया गया या इसके अंदर से एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड, तो इसको बताना है ग्रुप में और पीरियड में। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मीनिंग क्या? कंडक्टेंस में ये वर्ड लिया गया कंडक्ट से गुजरने देना, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देना, पास आउट जो है होने देना, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। आप लोग जो हो वो कंडक्टेंस का रूल पढ़ चुके हैं कि कंडक्टेंस के लिए या तो आयंस मौजूद होने चाहिए जिस मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, या उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो तब भी कोई सब्सटेंस एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अब अपने पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल में हमें याद हो कि एलिमेंट को डिवाइड किया था 3 कैटेगरीज में, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल, मेटलॉइड्स। इनमें कैटेगराइज किया गया था। तो लेफ्ट साइड पर अगर हम देखें तो वो सारी की सारी मेटल, राइट साइड पर अबव द स्टेप लाइन नॉन मेटल्स, और स्टेप लाइन पर जो एलिमेंट थे वो थे मेटलॉइड्स या क्या थे? सेमी मेटल्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि यहाँ हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की बात करेंगे। तो आयन से यहाँ पर हमने नहीं पढ़ना, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन से पढ़ना है। तो अगर हम स्टार्ट करें, जो मेटल्स हैं, कहता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों ये गुड कंडक्टर हैं? क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो कि सॉलिड्स स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं, और इनकी इस मूवमेंट की वजह से मेटल जो हैं वो करंट को गुजरने देती हैं। इस वजह से हम मेटल्स को क्या कहते हैं कि दीज आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि मेटल्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम उसके स्ट्रक्चर्स के अंदर देखें तो वो लूजली बाउंडेड होते हैं। हर मेटल अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री कर देती है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें हमने कहा था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दीज आर फ्री एंड दे फ्लोट इनसाइड द होल क्रिस्टल। कि अगर हम मेटल का बनाएं तो ये मेटल का एटम, इसका यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये फ्री होगा, इस तरह से ये पूरे के पूरे सॉलिड के दरमियान फ्रीली क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। तो इस वजह से मेटल जो होंगी वो क्या होंगी? कंडक्टर होंगी। अच्छा, आप लोगों ने ये टॉपिक चूंकि फिजिक्स के अंदर पढ़ना है, थोड़ा सा इसका आइडिया देख लेते हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं और नॉन कंडक्टर हम किनको कहते हैं। ठीक है, या हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर, और तीसरी टाइप हमारे पास आती है सेमी कंडक्टर। ठीक, मेटल जो है वो कंडक्टर होती है। अगर हम एग्जांपल में लिखें मेटल कंडक्टर है, इंसुलेटर जो होंगे वो नॉन मेटल्स होंगी, और सेमी कंडक्टर क्या होंगे? मेटलॉइड्स, या हमने जिनको क्या बोला है? सेमी मेटल्स। ये मेटलॉइड्स हैं। अच्छा, कंडक्टर क्यों हम इनको किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस वजह से ये कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं? तो ये आप इसके अंदर एक आइडिया पढ़ेंगे, या हम पार्ट 1 में पढ़कर आए हैं कि अकॉर्डिंग टू एमओटी मेटल्स के एटम्स आपस में इस तरह से अरेंज होते हैं कि दे लुक लाइक अ बैंड। ठीक है, हमने कहा था कि ये मिलकर एक बैंड बनाते हैं। ठीक
ठीक है, इस वजह से हमने इसको बैंड थ्योरी का भी नाम दिया था। और उस बैंड को हम इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये बैंड बनता किस वजह से था कि मैटर के जो वैलेंस शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं और ओवरलैप कर कर बैंड की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो ये मेटल्स के अंदर लोअर पोर्शन होगा जो कि फिल्ड होगा इलेक्ट्रॉन से। हम इसको बोलेंगे कि ये वो बैंड है जिसका थोड़ा सा पोर्शन फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से और बाकी सारे का सारा ये वाला पोर्शन क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, अब कंडक्शन में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव करता है जहां पर उसके पास अवेलेबल स्पेस होती है। ठीक है, खाली जगह होती है। तो मेटल्स के अंदर चूंकि इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक जगह से दूसरी जो खाली स्पेस है उसके अंदर मूव कर सकता है, हम इस पोर्शन को यहां लिखेंगे कंडक्शन पोर्शन या कंडक्शन बैंड। ठीक है, और ये क्या है, फील्ड बैंड। समझने के लिए ये फील्ड बैंड है विद इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स के अंदर ये होता है कि जो फील्ड बैंड है वहां से इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड में इजीली मूव कर जाते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट तभी करेगा जब उसके पास आगे अवेलेबल स्पेस होगी। नॉन कंडक्टर में ऐसा होता है कि इनमें भी बैंड बनेंगे, लेकिन इनमें ये जो कंडक्शन बैंड और फील्ड बैंड विद इलेक्ट्रॉन से फील्ड बैंड जो होगा उनके दरमियान ये गैप आ जाता है और ये गैप लार्जर होता है, जिसकी वजह से अगर हम इनको इलेक्ट्रिसिटी दें तो इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। तो इस वजह से ये जो नॉन मेटल्स हैं दीज आर नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर और मेटलॉइड में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान ये गैप बहुत कम होता है। ठीक है, यानी कि मेटल्स की तरह वो आपस में मिक्स नहीं होते, वैलेंस और कंडक्शन, इनके दरमियान गैप कम होता है, इसलिए ये मेटल की निस्बत थोड़े से कम कंडक्टर, लेकिन नॉन मेटल की निस्बत ये क्या होते हैं, ज्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो ये चीजें ना, अब मैंने चूंकि इसकी डिटेल नहीं बताई कि ये बनता कैसे है सारा, ये आप फिजिक्स के अंदर टॉपिक आएगा वहां पढ़ेंगे। तो हम मेटल्स को इस तरह से डिफाइन कर देते हैं कि चूंकि उनके फील्ड और कंडक्शन बैंड में गैप बहुत कम होता है, ना होने के बराबर, इस वजह से वो कंडक्शन करते हैं। जहां ये गैप बढ़ता जाएगा वो नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर होते जाएंगे। तो मेटल्स क्यों कंडक्टर होती हैं, तो आपने यहाँ इसको डिफाइन करना है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन व्हिच आर फ्लोट इनसाइड द होल क्रिस्टल, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, ये मैंने वैसे आपको आइडिया समझाया कि आप लोगों ने इस आइडिया से जरा अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि नॉन मेटल्स में कंडक्शन क्यों नहीं होती। आपने यहाँ इसको एक्सप्लेन करना है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स के अंदर चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है इस वजह से वो कंडक्टर है। तो नॉन मेटल्स क्यों इंसुलेटर है, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इसलिए वो क्या होंगी, हमारे पास इंसुलेटर होंगी। ठीक है, अच्छा अब हम इसका देखेंगे ट्रेंड कि पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या बनेगा। तो पीरियोडिक टेबल में एक साइड पर मेटल्स और दूसरी साइड पर क्या आ जाएंगी, नॉन मेटल्स। अब मेटल्स में चूंकि कंडक्टर हैं तो अगर हम उनका ट्रेंड देखें ग्रुप में, तो टॉप से बॉटम आते हुए जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करेगी। अब ये क्यों इंक्रीज करेगी, एक ग्रुप के अंदर हमने कहा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री हैं वो सेम होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ज्यादा कंडक्टिविटी क्यों बढ़ेगी कि जितना इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा उतनी ज्यादा वो मेटल अच्छी कंडक्टर हो जाएगी। तो लूजली बाउंड कब होता जाएगा, जब टॉप से बॉटम साइज बढ़ता जाएगा। तो चूंकि टॉप से बॉटम साइज बढ़ने की वजह से हम लिखेंगे कि कंडक्टिविटी इन फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप दे जनरली इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्रुप में ट्रेंड बनेगा कि तो ऊपर टॉप पर जो है वो कंडक्टिविटी कम होगी और नीचे आते हुए कंडक्टिविटी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। अगर हम पीरियड में मूव करें तो पीरियड में भी ऐसे होगा कि लेफ्ट टू राइट चलते हुए, चूंकि हम मेटल से नॉन मेटल में शिफ्ट होंगे, इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट चलते हुए कंडक्टिविटी क्या करती चली जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। तो अगर हम स्टार्ट करें, यहाँ देखें लिथियम, बेरिलियम,
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो देखें ये मेटल्स हैं इसलिए ये कंडक्टर हैं, लेकिन इससे आगे जाते जाएं तो ये चूंकि नॉन मेटल्स आएंगी इसलिए वहां पर कंडक्टिविटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, बल्कि एट द एंड हम जाएंगे तो हम कहेंगे ये क्या है, इंसुलेटर है, बहुत ही बैड कंडक्टर है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट नहीं हो सकती। अच्छा, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन भी बताते खुद एक नॉन मेटल्स है, तो इसमें से भी कंडक्टिविटी पास आउट नहीं होती। हाँ, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है एक ग्रेफाइट, ठीक, उसमें वो कंडक्टर है। वो क्यों कंडक्टर है कि जब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं ये होता है इस तरह से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ठीक है। कार्बन एटम हेक्सागोनली अरेंज होते हैं और ये एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट इस तरह से चलती जाती है और लेयर्स की फॉर्म में ये ऐसे अरेंज होते हैं, जिसमें देखें तो इस कार्बन को तो इसके ये 3 बॉन्ड बने हैं, लेकिन इस कार्बन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होगा और वो फ्री इस तरह से दूसरी लेयर्स के दरमियान ऑसिलेट कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, ठीक है। ये देखिए ये डॉटेड लाइन बनाई है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, ये नीचे वाली लेयर, ये अपर वाली, इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पर इस तरह से क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर हम कार्बन की बात करें डायमंड में, तो डायमंड में चूंकि टेट्राहेड्रली चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बाउंड है, इस वजह से कार्बन की क्या है, नॉन कंडक्टर है डायमंड की फॉर्म में, या हम बोलेंगे उसको इंसुलेटर है, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि नॉन मेटल्स क्या होती हैं, इंसुलेटर होती हैं। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी, डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर व्हाइल ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर बिकॉज़ इन ग्रेफाइट वन ऑफ इट्स 4 इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव बिटवीन द लेयर्स, दैट्स व्हाई इट इज अ कंडक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेफाइट जो होगा वो इस तरह से कंडक्टर बनेगा। अब ये जो ट्रेंड है इसका, अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर बात करें तो वो कहता है ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर चूंकि उसकी कोई एक रेगुलरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको जो है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को यहाँ पर जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पर उसने एग्जांपल दी है ट्रांजिशन मेटल्स में, कहता अगर हम कॉपर की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो बहुत हाई है। अब वो फिर क्यों हाई, कि जिन जिन मेटल्स के अंदर ये वाली जो सिचुएशन है कि फील्ड बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान गैप जितना ज्यादा कम होगा और जितना इजी होगा इलेक्ट्रॉन का फील्ड से कंडक्शन में जाना, उतनी वो मेटल क्या होगी, गुड कंडक्टर होगी। तो कॉपर के अंदर यही सिचुएशन बनती है कि उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़ी इजीली कंडक्शन बैंड में जो है वो प्रोसीड कर जाता है। दैट्स व्हाई जो हमारे पास कॉपर है या ये जो ग्रुप है कॉइनेज मेटल का, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे के सारे क्या हैं, बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, ठीक। तो यहाँ हम जो बात कर रहे थे ग्रुप की, उसमें एक पॉइंट और कि आप किसी भी ग्रुप में देखेंगे तो डाउन द ग्रुप जाते हुए कुछ एलिमेंट की कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसा कि अगर हम एग्जांपल ले लें इसी की कार्बन फैमिली की, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो आप देखें यहाँ पर जो है ये खुद बताते नॉन मेटल है, डायमंड की फॉर्म में जो है हमने कहा नॉन कंडक्टर है, लेकिन ग्रेफाइट की फॉर्म इसकी क्या है, कंडक्टर। कार्बन के नीचे सिलिकॉन और इससे नीचे जाएं तो जर्मेनियम, टिन और लेड। तो कार्बन के नीचे ये दोनों एलिमेंट मेटलॉइड्स हैं, सेमी मेटल्स हैं, तो यहाँ हम कहेंगे ये सेमी कंडक्टर है। तो इससे नीचे आए तो देखें कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और यहाँ जाएंगे तो ये लेड मेटल्स कहलाती है, ठीक है। ये नॉन मेटल्स नहीं, ये मेटल है और इसकी कंडक्टिविटी कंपेरेबल है ग्रुप 1 की निस्बत, जैसा कि ग्रुप 1 में हम लोग देख रहे होते हैं। तो ये है कि आप किसी भी ग्रुप में देखें तो चूंकि ग्रुप के टॉप पर एलिमेंट नॉन मेटल्स हैं, अगर उससे नीचे मेटलॉइड्स आती हैं और एंड पर जाकर मेटल्स आती हैं तो कंडक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। नहीं, ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो कि मैंने बताया कार्बन और डायमंड और ग्रेफाइट के हवाले से, और दूसरा कि वाई मेटेलिक कंडक्शन, वाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज करेगी। अगर ग्रुप फर्स्ट है और सेकंड है आए तो आपने इन पॉइंट से बता देना है।
अगर हम कार्बन ग्रुप की बात करें तो आप इसमें कहते हैं बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम कार्बन टू ऑनवर्ड देन exchange from non-metal to metalloid and metalloid towards metal, that's why conductivity increase, इस वजह से क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अच्छा, अब एक और बहुत ही आसान टॉपिक जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट और शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट, वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन की पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन को अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो फर्स्ट ए ग्रुप के ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हैं वो मैच करती हैं तीन ग्रुप से। एक फर्स्ट ए ग्रुप, दूसरा फोर्थ ए ग्रुप और तीसरा हाइड्रोजन सेवंथ ए ग्रुप। तो कहते हैं कि इनकी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो है वो इन तीनों ग्रुप से मैच करती है। तो आपको चूंकि तीनों से मैच करती है तो हमने फिर किस तरह से जो हाइड्रोजन है उसको फर्स्ट ए ग्रुप के ऊपर रखा हुआ। तो स्टार्ट में ये डिफिकल्टी थी कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इन तीनों ग्रुप से जो थी वो मैच करती थी, तो उस वक्त ये मुश्किल था कि हम हाइड्रोजन को किस ग्रुप के ऊपर लाकर लाई करें। तो हम बारी बारी ये पढ़ते हैं पहले कि फर्स्ट ए ग्रुप के साथ इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है। कुछ प्रॉपर्टी मिलती भी हैं और कुछ यहाँ पर नहीं मिलेगी, जिसको हम सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी से पढ़ेंगे। तो इस वजह से ये तजाद रहा कि अगर सिमिलैरिटी है तो डिसिमिलैरिटी भी है, तो इससे पता चलता था कि हम इसको इस ग्रुप में रख लेते हैं। फिर वहां पर भी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी मिली तो फिर इस ग्रुप में रख लेते हैं। तो इस तरह से ये स्टार्ट में तजाद था कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी इन तीनों ग्रुप से मैच करती हैं और साथ साथ इनके अंदर सिमिलैरिटीज भी मौजूद हैं। तो फिर जो फाइनल हमारे पास प्लेसमेंट आई वो किस तरह से आई, ये सारा कुछ हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। तो अगर हम स्टार्ट करें इसको पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन विद फर्स्ट ए ग्रुप, तो हम पहले देखते हैं इसकी सिमिलैरिटीज। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन फर्स्ट ए एंड हाइड्रोजन। अगर हम बात करें तो पहले हम इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो है 1s1 और अल्किल मेटल की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो है ns1। n मीन कि ये ग्रुप के अंदर n नंबर चेंज होता जाएगा। लिथियम के लिए ये 2 है, सोडियम के लिए ये 3 है, पोटेशियम के लिए ये 4 है। तो अगर हम देखें दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की वो सेम है। s लास्ट इलेक्ट्रॉन s के अंदर आ रहा है और s ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 1 है। तो इसका मतलब है इनकी पहली प्रॉपर्टी आपस में क्या होगी, सिमिलर। नंबर 2 के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दोनों के दोनों अपना इस s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और डोनेट करके बनाते हैं मोनो पॉजिटिव आयन। जैसा कि हाइड्रोजन में ये प्रोटॉन और अगर हम सोडियम की बात करें तो ये Na+ बनेगा। तो दोनों की प्रॉपर्टी हमारे पास कि बोथ लूज इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ पॉजिटिव आयन, ये क्या बनेंगे, पॉजिटिव आयन बनाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसा कि हाइड्रोजन, उनके साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें ये है NaCl, हाइड्रोजन की बात करें तो HF, HCl, HBr, HI, इनको हम कहते हैं हैलाइड और इनको कहेंगे हाइड्रोजन हैलाइड। तो दोनों की प्रॉपर्टी कि बोथ दे कंबाइन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज हाइड्रोजन एंड इट गिव्स अ कंपाउंड। इन कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी कि ये एक आयनिक टाइप कंपाउंड है जो कि पानी में डिसोसिएट होगा, सॉल्युबल होगा और डिसॉल्व होने पर आयंस में चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप NaCl को लें, आप इसको पानी में डिसॉल्व करें, हमें पता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। ऐसे आप HI को ले लें, आप इसको भी पानी में डिसॉल्व करें, ये भी हाइड्रोजन आयन और आयोडाइड आयन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो दोनों की प्रॉपर्टी आ जाएगी कि बोथ दे डिसोसिएट इन वाटर, इट गिव्स इट चेंज इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस। ठीक है, ये हमारे पास इनकी क्या बन जाएगी, सिमिलैरिटीज बनेगी। अब इनकी कुछ आपस में डिसिमिलैरिटीज भी हैं फर्स्ट ए ग्रुप के साथ, हम वो भी पढ़ते हैं। व्हाट आर द डिसिमिलैरिटीज। डिसिमिलैरिटीज में पहला पॉइंट
कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इट इज अ नॉन मेटल्स, ठीक है। पहली इनकी प्रॉपर्टी आ गई कि हाइड्रोजन ट्रू सेंस में नॉन मेटल्स है, कि ये इतना इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करती अगर हम इनका कंपैरिजन करें फर्स्ट ए ग्रुप में, ठीक है। फर्स्ट ए ग्रुप चूंकि मेटल्स हैं, दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट, ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन इसकी निस्बत क्या है, नॉन मेटल्स है। तो फर्स्ट ए ग्रुप क्या है, मेटल्स है। ये पहली डिसिमिलैरिटी। नंबर 2 कि ये उतना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती जितना कि इजीली फर्स्ट ए ग्रुप वाले जो हैं वो लूज कर देते हैं। ये इनके अंदर क्या आ गई, दूसरी डिसिमिलैरिटी आ गई। ये हमने देखा भी है जब हम पार्ट 1 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते थे कि आप हाइड्रोजन आयन बनाए, उसमें कोई मेटल ऐड करें तो वो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देता है। कि हाइड्रोजन की इनके मुकाबले में एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी ज्यादा है अल्कली मेटल्स की निस्बत या फर्स्ट ए ग्रुप की निस्बत। नंबर 3 हाइड्रोजन जो है एलिमेंटल फॉर्म में देखें तो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और गैस ओपन एटमॉस्फेयर में मौजूद है। अल्कली मेटल सॉलिड फॉर्म में है, जैसा कि एग्जांपल के तौर पर NaCl, ये जो क्लोरामाइन है वहां पर सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में मौजूद है। तो ये सॉलिड फॉर्म में अर्थ पर मौजूद है, लेकिन ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ये मौजूद इस तरह से नहीं है। तो अब देखिए इसकी कुछ सिमिलैरिटीज भी थी, साथ डिसिमिलैरिटीज भी थी। तो अब फिर देखा गया कि हम हाइड्रोजन को चौथे ग्रुप पर रख देते हैं। तो चौथे ग्रुप के साथ अगर हम देखें तो इसकी कुछ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, इसी तरह से इसकी 7th ग्रुप के साथ भी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटी थी, जिसकी वजह से ये कहा गया कि उसके बाद हम हाइड्रोजन को 7 पे रख देंगे। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की हैलोजन्स के साथ कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हैं। तो पहली उसी तरह से कि हाइड्रोजन इज अ गैस, और अगर हम देखें इनके कुछ मेंबर जैसा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, तो ये भी क्या है, गैसेस हैं। नंबर 2 कि बोथ एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, कि ये डायटोमिक फॉर्म में H2F2Cl2 की फॉर्म में क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ये भी इनके अंदर क्या आ गई, सिमिलैरिटी आ गई। नंबर 3 इनमें सिमिलैरिटी आई कि बोथ रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। अगर इन्हें अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना है तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को एक चाहिए तो ये डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, और उनको एक चाहिए तो वो अपना क्या कर लेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक। चौथी प्रॉपर्टी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो ये बनाएंगे नेगेटिव आयन, ठीक है। जैसा कि हाइड्रोजन भी ये लेकर इलेक्ट्रॉन को हाइड्राइड बनाता है, जैसा कि अगर सोडियम से रिएक्ट करवाएं तो ये बनेगा सोडियम हाइड्राइड, इसमें हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। ऐसे हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लेकर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड यानी कि नेगेटिव आयन जो है वो बनाते हैं। ये भी इनकी आपस में क्या आ गई, प्रॉपर्टी आ गई। अच्छा, इसी तरह से ये नेगेटिव आयन अगर हम मेटल्स के साथ देखें, जैसा कि सोडियम हाइड्राइड है, इनका ये देखें सोडियम क्लोराइड, तो ये पांचवी के ये दोनों के दोनों आयनिक कंपाउंड हैं और आयनिक कंपाउंड स्टेबल भी हैं। स्टेबल भी इनके बाय हीटिंग हम कह सकते हैं कि नॉर्मली या नॉर्मल टेम्परेचर पर, हीटिंग तो नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये डीकंपोज नहीं होते, ये स्टेबल कंपाउंड है। छठी प्रॉपर्टी कि आप इनको पानी में डिसॉल्व करें तो ये आयन में चेंज हो जाते हैं। अपॉन डिसोसिएशन इन वाटर इट गिव आयंस। ये इनकी आपस में क्या आ गई, छठी प्रॉपर्टी आ गई, क्योंकि आपस में क्या करेगी, एक दूसरे से रिजेंबल करेगी। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इनकी डिसिमिलैरिटीज भी मौजूद हैं। वो कैसे डिसिमिलैरिटीज इनकी आ जाएंगी कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाएगी, लेकिन हैलोजन जो है वो इजीली पॉजिटिव आयन नहीं बनाते। इजीली मीन नॉर्मली वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करके जो है पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक्सेप्ट करके इसमें चेंज
अब हाइड्रोजन की दूसरी प्रॉपर्टी, ये ऑक्सीजन से मिलकर स्टेबल ऑक्साइड बनाती है, जैसा कि अगर हम देखें H2O। लेकिन हैलोजेंस के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है कि तमाम हैलोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर इस तरह से स्टेबल जो है वो ऑक्साइड बनाए। तो ये हमारे पास आ गई प्रॉपर्टी विद द जो है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। हम देखेंगे कुछ ऑक्साइड्स इनके मौजूद हैं लेकिन उनकी स्टेबिलिटी वाटर की तरह स्टेबिलिटी नहीं है। अब फिर इसके साथ तीसरा आ गया, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो रिजेंबल करेगी फोर्थ ए ग्रुप में। उसी तरह से फोर्थ ए में पहले सिमिलैरिटीज और फिर डिसिमिलैरिटीज। अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें फोर्थ ए ग्रुप में तो उसके अंदर सबसे पहले सिमिलैरिटी आएगी कि दोनों के दोनों बोथ हैव हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। दोनों के दोनों का देखें तो इन दोनों के अंदर जो वैलेंस शेल है वो हाफ फिल्ड है। कैसे, आप कार्बन की बात कर लें तो कार्बन है 6, ठीक है, पहले शेल में 2, दूसरे में 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको 8 होने के लिए। हाइड्रोजन को 1 चाहिए, तो हाफ हाफ है कि यहाँ वहां पर 2 आते हैं तो 1 चाहिए, यहाँ 8 आते हैं तो 4 चाहिए, मतलब हाफ हाफ इसका शेल जो है वो फिल्ड है। ये इनकी आपस में पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो गई, सिमिलर हो गई। फिर दूसरी प्रॉपर्टी नंबर 2, इनकी दूसरी प्रॉपर्टी आई कि दोनों के दोनों बोथ फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ये दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्योंकि हाइड्रोजन का साइज स्मॉल है और ज्यादा इसके लिए इजी होता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाए। ऐसा कि इनमें भी देख लें तो इनमें कोवलेंट कैरेक्टर मौजूद है हाइड्रोजन हैलाइड्स में। तो कार्बन बाकी जितने भी बॉन्ड बनाता है वो सारे के सारे कोवलेंट इन नेचर होते हैं। ऐसा कि कार्बन का हाइड्रोजन से ही देख लें तो वो भी क्या होगा, कोवलेंट नेचर का बॉन्ड होगा। ये इनके आपस में दूसरी सिमिलैरिटी। तीसरी सिमिलैरिटी इसमें आ जाएगी कि हाइड्रोजन और इसके साथ साथ कार्बन दे हैव अ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। इन दोनों की क्या है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। इसकी एग्जांपल बुक में दी गई नंबर 3, बोथ शो रिड्यूसिंग इफेक्ट और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जैसा कि क्यूप्रस ऑक्साइड अगर आप इसका रिएक्शन करवाएं हाइड्रोजन से तो ये बनेगा H2O और साथ बन जाएगी कॉपर। यहाँ देखिए ये है -2 + 2, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड, यहाँ क्यूप्रिक आयन पर +2 हाइड्रोजन 0, यहाँ -2 + 2 एक हाइड्रोजन पे +1 और यहाँ 0। तो +2 से 0 में आना रिडक्शन और 0 से +2 में आना ऑक्सीडेशन। तो जिसकी ऑक्सीडेशन हो वो खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो देखें इसने कॉपर की क्या कर दी है, रिडक्शन कर दी है। इसी तरह से आप कहता है कार्बन की एग्जांपल लें, टिन ऑक्साइड लें, इसका आप रिएक्शन करवाएं कार्बन से तो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ क्या बनेगी, टिन मेटल जो है वो सेपरेट हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ -4 + 4, यहाँ कार्बन 0, यहाँ -4 + 4 ये 0, तो +4 से 0 में रिडक्शन। तो अगर दूसरे की रिडक्शन की तो इटसेल्फ की ऑक्सीडाइज हुई, इसका मतलब कार्बन इट इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा अब इनमें कुछ डिसिमिलैरिटीज भी हैं। अब इनकी डिसिमिलैरिटी क्या क्या आएंगी, डिसिमिलैरिटीज में कि कार्बन ये जो ग्रुप है या सिलिकॉन, इनकी ये प्रॉपर्टी है कि ये लॉन्ग चेन, जिसमें मेन प्रॉपर्टी कार्बन की कि ये लॉन्ग चेन की फॉर्म में कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ये इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड, जैसा कि कार्बन और सिलिकॉन देखते हैं। कार्बन में तो आपने पढ़ा होगा कि इस तरह से ये लॉन्ग चेन ऑफ द कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टी। लेकिन हाइड्रोजन की ये प्रॉपर्टी नहीं है, वो लॉन्ग चेन्स ऑफ द कंपाउंड नहीं बना सकता। ये इनकी जो आपस में पहली जो है वो डिफरेंसेस आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी कि कार्बन जो है वो मोर देन 1 बॉन्ड बनाएगा एट अ टाइम। कार्बन और सिलिकॉन देख लें, आप सिलिका की एग्जांपल देख लें तो एक सिलिकॉन 4 जो है वो ऑक्सीजन एटम से अटैच होती है एट अ टाइम।
तो कार्बन और सिलिकॉन मोर देन वन बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, वो एट अ टाइम एक बॉन्ड बना सकता है। ये इनमें दूसरी क्या आ गई, डिसिमिलैरिटी आ गई। तीसरी कि हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट करती है डायटोमिक फॉर्म में, ये इस तरह से डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। चौथी हम डिफरेंस कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म वाइल कार्बन और इसके जो बाकी मेंबर है इट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। तो ये इनकी आपस में तीसरी या चौथी क्या आ चुकी है, डिसिमिलैरिटीज आ गई है। तो अब हाइड्रोजन की सिमिलैरिटी पहले ग्रुप से भी, चौथे से भी, सातवें से भी, तो अब ये समझ नहीं आता था कि हम इसको किस जगह पर जो है वो लाई करवाएं। तो पीरियोडिक टेबल में इसको लाई किया गया फर्स्ट ए ग्रुप के ऊपर, तो इनको उसके ऊपर इस वजह से लाई किया गया। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट ए ग्रुप। ठीक है, पहली वजह कि कुछ प्रॉपर्टी जो हैं इनकी ज्यादातर रिजेंबलेंस करती हैं फर्स्ट ए ग्रुप से, ऐसा कि आयन फॉर्मेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, इसके कंपाउंड की नेचर के आयनिक टाइप भी होते हैं अगर हम हाइड्रोजन के साथ देखें। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया गया था उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल के अंदर आएगा। तो हाइड्रोजन का आखिरी इलेक्ट्रॉन चूंकि एस के अंदर आता है इसलिए इसको रखा गया एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में कहां पर आना था कि अगर इसके आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसने फिर कहां जाकर रिजेंबल करना था फर्स्ट ए ग्रुप के ऊपर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसका, व्हाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट ए ग्रुप बिकॉज़ we arrange the element also on the basis of their electronic configuration into 4 blocks and the last electron of the hydrogen goes to the s orbital, that's why we placed at the top of the first A group। अच्छा, टॉप का ये मतलब है कि आपने ये नहीं कहा कि उसको ग्रुप के अंदर रख दिया, टॉप का मतलब है कि s की वजह से और उसमें मौजूद लास्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से उसको ग्रुप के जो है वो टॉप पे रख दिया गया। हालांकि बाकी हमने देखा इसके अंदर डिसिमिलैरिटी भी है कि आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर ही मौजूद है, क्योंकि उसके अंदर सारी की सारी मेटल्स मौजूद हैं। तो उसके ऊपर रखने का मतलब ये है कि चूंकि ग्रुप नंबर हमें कुछ सिमिलैरिटीज का बताता है, जैसा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सबशेल के अंदर मौजूद है, तो वो उनकी सिमिलर होने की वजह से इसको कहां रखा गया, फर्स्ट ए ग्रुप के ऊपर रखा गया। तो ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी था और ये पूरा टॉपिक लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों ने तैयार करना है। और एंड पे उसी तरह से कि वीडियो को देखकर जो है वो आप लोग कमेंट किया करें, चैनल जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया उसको भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।